हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड एज वी नो कि हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, है ना, साइकोलॉजी का। और उसी में ही हम कुछ टॉपिक्स को देखने वाले हैं जो कि मतलब इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक बेसिक क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है इन टॉपिक्स को लेके, क्योंकि इस चैप्टर में यही मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका साइकोडायनेमिक थ्योरी। देखो, थेरेपी ये होता क्या है। देखो, फ्रूड के थ्योरीज पे बेस्ड है ये, पहली बात। दूसरी बात, अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बिहेवियर को ये शेप करता है। ठीक है, अब इसमें ये प्रॉब्लम क्या है। देखो, इसका कॉज ऑफ प्रॉब्लम है आपका अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, रिप्रेस्ड डिजायर्स और बचपन का अनरिजॉल्व इशू जो रह जाता है, वो इसका सबसे बड़ा कॉज बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके मेथड के बारे में, तो ये फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस और ट्रांसफरेंस और इंटरप्शन ऑफ कॉन्शियसनेस का एक कॉन्फ्लिक्ट बन के सामने आता है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात करूं थेरेपिस्ट के बारे में, देखो, एक इंटरप्रेटर जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को समझता है और पेशेंट को इंसाइट देता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये क्लाइंट क्या का मतलब इसमें बेसिकली रोल क्या है। देखो, पेशेंट अपने अनकॉन्शियस फीलिंग को ना रिवील करता है। ठीक है, और पास्ट के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करता है, ताकि देखो, जब तक हम मतलब किसी चीज की डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो देर इज अ ह्यूज चांस कि वी विल नॉट फाइंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, राइट। वहीं अगर मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, देखो, इससे ना आपको एक इंसाइट मिल जाता है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट और पास्ट के इश्यूज को रिजॉल्व करने का। और इसका ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग टर्म होता है, थोड़ा मंथ्स भी लग सकते हैं और साल भी कभी कभी लग जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं बिहेवियर थेरेपी के बारे में, तो देखो, बिहेवियर थेरेपी को लर्निंग के थ्रू समझाया जाता है। कंडीशनिंग और री से सीखा गया है, और ये मैल लर्निंग गलत कंडीशनिंग है। ठीक है, गलत री है, वी कैन से दैट। अगर मैं बात करूं सिस्टमैटिक डिसेंटिसाइजेशन की, देखो, टोकन इकोनॉमी, एवर्जन थेरेपी, मॉडलिंग ओपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग की टेक्निक्स को यूज करके इसको ठीक किया जा सकता है। मतलब टीचर ट्रेनर जैसा जो भी सही री और कंडीशनिंग देता है, तो जिससे कि एक मेंटल स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं, जो क्लाइंट है वो अगर एक्टिवली अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए पार्टिसिपेट करता है, तो आप बहुत जल्दी इससे ठीक हो सकते हो। अगर मैं इसके डायरेक्टिव और गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप के बारे में बात करूं, तो देखो, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आप थेरेपिस्ट के साथ किस तरीके से बात कर रहे हो, उसको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, क्विक और मेजरेबल बिहेवियर चेंज, मतलब कि फोबिया, एडिक्शंस, हैबिट्स के लिए इफेक्टिव रिजल्ट देता है ये आपको। और ये शॉर्ट टर्म होता है, वीक्स और मंथ्स में यू कैन क्योर योर प्रॉब्लम्स। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे तीसरे वाले फैक्टर के बारे में, दैट इज ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, जिसे हम एक्सटेंशियल भी बोलते हैं। फोकस करता है पर्सनल ग्रोथ पे, फ्री विल पे और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और लाइफ मीनिंग के ऊपर ढूंढने पर। ठीक है, कि भाई लाइफ का मकसद क्या है। अब लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, कॉज क्या है इसका। देखो, लैक ऑफ मीनिंग इन लाइफ, आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है ना, अपना ट्रू सेल्फ को पहचानना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की। उनको पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। ये आज की जनरेशन की भी प्रॉब्लम है, और अभी कुछ सालों से इसे देखा भी जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं मेथड की, तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी, गेस्टलेट थेरेपी और लोगोथेरेपी, अगर मतलब एक्टिव लिसनिंग की जाए, एम्पैथी दी जाए, अनकंडीशनल पॉजिटिव और रिगार्ड दिया जाए, यू कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। वहीं अगर फैसिलिटेटर है, जो मतलब जो गाइड कर रहा है, वो एम्पैथेटिक और सपोर्टिव हो, तो ये बहुत जल्दी क्योर किया जा सकता है। तो अब इसमें क्लाइंट का क्या रोल है। देखो, क्लाइंट को इनकरेज किया जाता है अपने इमोशंस, वैल्यू और चॉइसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। आप छुपाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो वार्म, एपेथेटिक, जेन्युइन और नॉन जजमेंटल रिलेशनशिप होता है काउंसलर, थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट के बीच में। ठीक है, वो आपको जज थोड़ी ना कर रहा है, वो तो आपको क्या करने के लिए बैठा हुआ है वहां पे। वहीं अगर मैं इमोशनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करूं, तो ये मीनिंग और सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके टाइम पीरियड की, तो देखो, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डिपेंड करता है कि क्लाइंट का ग्रोथ पेस क्या है, वो किस तरीके से चीजों को समझ रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप पेपर में देखेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहेबिलेशन, डेफिनेशन, एप्लीकेशन,
एंड मच मोर, एंड देयर इज एन एग्जाम्पल एज वेल। अच्छा, अब ये क्या होता है, देखो इसको प्रपोज किया था जोसेफ वॉल्पे ने, ठीक है, 1950s में। तो अब ये भी इनको बोला जाता है फादर ऑफ बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब है एक अनवांटेड इमोशनल रिस्पॉन्स, जैसे कि फियर या एंजाइटी को एलिमिनेट करना एक अपोजिट इमोशनल रिस्पॉन्स के थ्रू। इसका प्रिंसिपल ये है कि दो अपोजिट रिस्पॉन्सेज एक ही टाइम में एक इंसान में नहीं हो सकते। ये आइडिया जोसेफ वॉल्पे ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये बिहेवियर थेरेपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टेक्निक भी है। सिंपल भाषा में बात करूं, अगर आप रिलैक्स हो तो आप साइमल्टेनियसली एंग्शियस या टेंस नहीं हो सकते, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, जब एक पर्सन किसी चीज से एंग्शियस या स्ट्रेस्ड होता है तो थेरेपिस्ट उस एंजाइटी के अपोजिट रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। ये अपोजिट रिस्पॉन्स यूजुअली रिलैक्सेशन वाला होता है। ग्रेजुअली पेशेंट एंजाइटी या फियर से कंडीशन रिस्पॉन्स को रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो रेसिप्रोकल इनहेबिलिशन का यूज कहाँ होता है, फोबियाज जैसे कि स्नेक का फियर होना, हाइट से डरना, लाइक दैट। एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एग्जाम एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है। हैबिट डिसऑर्डर्स, नेल बाइट करना, स्मोकिंग करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के थ्रू आप अनवांटेड स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपकी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी होती है, ठीक है। आपका प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी होता है, मतलब आपके एंजाइटी के अपोजिट रिलैक्सेशन को वो किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है गाइडेड इमेजरी, मतलब कि पॉजिटिव इमेजेस के थ्रू फियर को रिप्लेस करना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि राम को स्नेक से बहुत डर लगता है, ठीक है। तो स्टेप 1 ये होगा, थेरेपिस्ट राम को डीप ब्रीदिंग और मसल रिलैक्सेशन सिखाएगा। स्टेप 2 में राम को ग्रेजुअली स्नेक के पिक्चर्स या वीडियो दिखाए जाएंगे। स्टेप 3 में ये हो सकता है कि जैसे ही फियर आता है, राम रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज करेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, धीरे धीरे स्नेक्स दिखने पर राम का फियर रिड्यूस हो जाएगा। सो राम के रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ने फियर रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर किया, और यही रेसिप्रोकल इनहिबिशन है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बिहेवियर थेरेपी का बेस है, स्पेशली वॉलपे के सिस्टमैटिक डिसेंटिसाइजेशन में। इसका मेन गोल है कि इमोशनल कंट्रोल और बिहेवियर का चेंज। और सबसे बड़ी बात है, रेसिप्रोकल इनोवेशन का कॉन्सेप्ट क्लासिकल कंडीशनिंग और काउंटर कंडीशनिंग से क्लोजली लिंक्ड करता है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वही अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज RET, rational emotive therapy. So what is this and how can we conclude that? देखो इसको डेवलप किया था एल्बर्ट एलिस ने 1950s में ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, RET एक कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी है जिसे एल्बर्ट ने 1955 या 50s में डेवलप किया, दैट इज 50s, ठीक है। इसका मेन एम ये है कि इरेशनल बिलीव को आइडेंटिफाई और चेंज करना, जिससे कि इमोशनल प्रॉब्लम्स और मैलएडेप्टिव बिहेवियर को रिड्यूस किया जा सके। अब RET के अकॉर्डिंग ह्यूमंस इमोशन हमारे जो इमोशंस और बिहेवियर्स हैं वो डायरेक्टली इवेंट से नहीं, बल्कि उनके इंटरप्रिटेशन से इफेक्ट होते हैं, है ना। हम खुद अपनी थिंकिंग के थ्रू अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ABC क्या है, मैं ये भी बता देती हूँ। देखो इसका जो प्रिंसिपल है ना, इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो ABC मॉडल पे बेस्ड है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। A मीन्स एक्टिवेटिंग इवेंट, मतलब कि कोई सिचुएशन या इवेंट जो ट्रिगर करता है इमोशंस को। B इज बिलीव, हमारी थिंकिंग या बिलीफ सिस्टम जो इवेंट को इंटरप्रेट करता है। और C है आपका कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के बारे में, तो A का मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम में फेल हो गए हो तो एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया वो। B का मतलब है कि बिलीफ सिस्टम, मैं हमेशा फेल हो जाऊंगा, मैं बेकार हूँ, ये आपने मान लिया है। वहीं अगर मैं C की बात करूं, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, होपलेस, ठीक है। तो मतलब इसका सिंपल है, तो C इज द कॉन्सिक्वेंस मेन रीजन ऑफ B एंड A। तो मतलब कि जो कभी ना चेंज होने वाला, ठीक है। देर इज एन D एंड E ऑल्सो। D मीन्स डिस्प्यूशन, मतलब कि जो थेरेपिस्ट होते हैं चैलेंज करते हैं कि भाई देखो, अगर आप एक बार आप गिर भी जाओगे तो क्या होगा, है ना। देखो D जो है ना वो यूजुअली शॉर्ट टर्म थेरेपी है। सेशन रेंज फ्रॉम 8 to 20 वीक सेशन, क्योंकि फोकस डायरेक्ट है बिलीव्स को आइडेंटिफाई और चेंज करना। देखो अगर हम बी पे ही एक बार बी वाले पॉइंट को ठीक कर लेंगे ना, तो सी वाले पॉइंट पे हम आएंगे ही नहीं, है ना। और अगर मैं वाले की बात करूँ, तो सिचुएशन क्या है, मान लो कि वो न्यू रैशनल बिलीव है,
रवि को एग्जाम में फेल होने पर बहुत बहुत एंजाइटी है। तो इवेंट ए क्या है आपका, एग्जाम में फेल हो जाना। बी क्या है आपका, बिलीव मैं हमेशा फेल ही हो जाऊंगा, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। सी क्या है, कॉन्सिक्वेंस, डिप्रेशन होगा, होपलेसनेस आएगी। तो आरईटी प्रोसेस में थेरेपिस्ट रवि को हेल्प करता है कि वो इरेशनल बिलीफ को चैलेंज करने में और रेशनल बिलीफ को अडॉप्ट करने में हेल्प करे। मतलब कि एक एग्जाम का रिजल्ट मेरी ओवरऑल एबिलिटी डिफाइन नहीं करता। तो रिजल्ट क्या होगा, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस आपके ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। सो दिस इज द ई पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो ये एक पूरा प्रोसेस है आरईटी का। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे आरईटी के टेक्निक्स के बारे में, देखो इसमें थेरेपिस्ट हेल्प करता है। ठीक है, मान लो थेरेपिस्ट हेल्प कर रहा है सीता को आइडेंटिफाई करने में कि ये बिलीव इरेशनल है। अब चैलेंज क्या है, हर हर मिस्टेक बेकार होने का प्रूफ नहीं है ना। रिप्लेस का मतलब क्या है, देखो मैं इंप्रूव कर सकती हूँ। एक मिस्टेक मेरा ओवरऑल एबिलिटी डिफाइन नहीं करेगी, तो रिजल्ट क्या होगा, एंजाइटी कम होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, है ना। सो देयर आर सम टेक्निक्स इन द आरईटी एंड द सिचुएशंस एज वेल। देखो सिचुएशन तो मैंने आपको दो एग्जांपल से समझा दी है ना। तो वहीं अगर मैं बात करूँ कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की, डिस्पिएशन की, देखो इसमें सिंपल सी बात है। थेरेपी एक्टिवली क्वेश्चन, मतलब जो थेरेपिस्ट होगा ना वो एक्टिवली क्वेश्चन करेगा क्लाइंट के इरेशनल थॉट्स को। मैं हमेशा फेल हो जाऊंगा, थेरेपिस्ट कहेगा क्या ये सच है कि फेलियर से आप हमेशा फेल, अगर आप डरोगे तो फेल ही होगे। वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा ना। अगर मैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की बात करूँ तो क्लाइंट को अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई रिप्लेस करने के लिए हेल्प करना। मैं बेकार हूँ, गलती मेरी है, कैपेबिलिटी डिफाइन करता है ना। वही अगर मैं बात करूँ होमवर्क असाइनमेंट्स के बारे में, तो डेली टास्क जो क्लाइंट को इरेशनल बिलीफ प्रैक्टिस में चैलेंज करने में हेल्प करता है। तो क्लाइंट को पॉजिटिव सेल्फ टॉक और रियलिस्टिक थिंकिंग की डायरी मेंटेन करनी है। ठीक है, अब इसमें रोल क्या है, थेरेपिस्ट या क्लाइंट रोल प्ले करके सिचुएशन को रैशनल अप्रोच को प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे क्या होता है, सोशल एंजाइटी में क्लाइंट का जो कन्वर्सेशन प्रैक्टिस है ना वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है। तो सिचुएशन विल बी ओके विद दैट। तो इसी का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि हम कुछ चीजों को प्रैक्टिस करके हम ठीक कर सकते हैं। तो आरईटी में थेरेपिस्ट एक्टिव और डायरेक्टिव रोल प्ले करता है। फोकस होता है कि थिंकिंग को चेंज करना, ना कि सिर्फ इमोशंस सिम्टम्स को ट्रीट करना। तो आरईटी मॉडर्न सीबीटी का एक बेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस टॉपिक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। सो व्हाट इज दिस, देखो अब रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है कि गाइड करना किसी इंडिविजुअल चीज को लेकर नॉर्मल इंडिपेंडेंस के बारे में बात करना। देखो रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल का मतलब है कि ऐसे प्रोग्राम्स और एफर्ट्स जो मेंटली इल पेशेंट्स को सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिवली जीने लायक बनाते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ ट्रीटमेंट तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि लॉन्ग टर्म केयर, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, सोशल एडजस्टमेंट और इमोशनल सपोर्ट भी कंक्लूड करता है। गोल क्या होता है, पेशेंट को नॉर्मल लाइफ और वर्क लाइफ में इंटीग्रेट करना। ठीक है, दूसरी बात इसका पर्पस क्या है, रिड्यूस करना डिसेबिलिटी को, मतलब कि मेंटल इलनेस के कारण जो फंक्शनल लिमिटेशंस है उनको कम करना। इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को, पेशेंट को सोसाइटी में एक्सेप्ट करवाना कि दिस इज रियल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। रेगुलर फॉलो अप सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें कर भी सकते हैं इसमें, आप बहुत सारे मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। मेडिकेशंस देना, साइकोथेरेपी करवाना, स्किल ट्रेनिंग देना, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से इम्प्रूव करना, ट्रेनिंग्स देना। ठीक है, रिलैप्स प्रिवेंशन करना। और इसके मेथड्स भी मैंने नीचे मेंशन कर रखे हैं और कुछ इसके टाइप्स भी होते हैं। देखो कुछ तो ऐसे कि हॉस्पिटल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन होता है। ठीक है, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे एक पेशेंट है जिसको साइजोफेरेनिया है। ठीक है, और वो डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से, भी रिसेंटली डिस्चार्ज हुआ है। तो स्टेप वन में क्या होगा, उसका मेडिकेशन मैनेजमेंट कंटिन्यूज रहेगा, मतलब उसको मेडिसिन चलती रहेंगी। स्टेप टू में क्या होगा, पेशेंट लर्न करेगा सोशल स्किल्स को और कोपिंग स्ट्रैटेजी को इस थेरेपी में। तीसरे स्टेप में वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि टेलरिंग करेगा वो अपने कंप्यूटर स्किल्स पे जो उसको आता है, मतलब या वो स्किल सीखेगा। चौथे स्टेप में कम्युनिटी एंड फैमिली सपोर्ट हेल्प्स द पेशेंट टू रीजेनरेट द सोशली, ताकि वो लोगों के साथ घुल मिल पाए। और सबसे बड़ी बात है, एज अ रिजल्ट पेशेंट लिव्स इंडिपेंडेंटली एंड वर्क्स एंड हेल्प्स टू पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी। तो इसमें सारी चीजें आ गई आपकी इन पांचों स्टेप में, ये पांचों टाइप्स को मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है,
तो आपका रिहेबिलिटेशन इज अ लॉन्ग टर्म एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. फोकस इज नॉट ओनली ऑन द सिम्टम रिमूवल बट ऑन द फंक्शनल एंड सोशल रिकवरी एज वेल. तो मेंटल हेल्थ प्रोग्रेस में इन्वॉल्व है आपका साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एज वेल. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. मैंने ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है और मैं कल की क्लास में मैं इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So thank you everyone. Have a nice day. If you really like the channel, you can subscribe the channel and do updated with the channel for the upcoming update. So bye everyone.